हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे थे क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल की सीरीज़ को। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यूनिट 2 का है। द टॉपिक नेम इज़ टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एजुकेशनल नीड्स ऑफ दी स्पेशल फोकस ग्रुप्स। हम अलग अलग तरह के टाइप्स पढ़ेंगे डिसेबिलिटी की, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि उनमें क्या होता है और कैसे उनकी जो एजुकेशनल नीड्स हैं हम उन नीड्स को भी जानेंगे और उनको पहचानेंगे। बिना देरी करते हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट, एक डिसेबिलिटी क्या होती है? एक डिसेबिलिटी एक फिजिकल, सेंसरी, इंटेलेक्चुअल, मेंटल और डेवलपमेंटल कंडीशन होती है जिसके थ्रू एक पर्सन की जो एबिलिटी है वो सर्टेन एक एक्टिविटी को करती है कि उस डिसेबिलिटी को किस तरीके से कोई एक्टिविटी एक इंडिविजुअल करता है उसे हम कहते हैं डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी परमानेंट भी हो सकती है, टेम्परेरी भी हो सकती है, विजिबल भी हो सकती है और इनविजिबल भी हो सकती है कि हमेशा के लिए चलती है जो, या फिर कुछ थोड़े टाइम पीरियड के लिए आती है या फिर कुछ लेट आती है हमारे एज में। एक विजिबल दिखने से पता चल जाता है कि वो फिजिकल डिसेबल्ड है या क्या। इनविजिबल होती है जो हमें पता नहीं चलता कि वो विजुअल इम्पेयरमेंट हो गया, या फिर हम और भी चीज़ें जो होती है उनसे क्या जो हमें दिखाई ना दे वो इनविजिबल डिसेबिलिटी होती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी की। तो अब डिसेबिलिटी की जो टाइप्स हम उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट डिसेबिलिटी इज़ फिजिकल डिसेबिलिटीज़। फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो फिजिकल डिसेबिलिटी में क्या होता है? लिमिटेड मोबिलिटी। मोबिलिटी मीन्स मूवमेंट। मूवमेंट जब होती है, जो लिमिटेड मूवमेंट होती है वो किस में होती है? फिजिकल में होती है कि इसमें एक इंडिविजुअल मूव करने में उसे दिक्कत आती है, वो मूव इजीली नहीं कर पाता। इसमें असिस्टिव डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, मतलब कि एडिशनल हेल्प की इसमें ज़रूरत रहेगी। क्रॉनिक इलनेस अफेक्टिंग एनर्जी लेवल्स। अब वो जो फिजिकल है उसके फिजिकल डिसेबिलिटी है उसमें क्या होगा? उनको इलनेस बढ़ेगी जिस कारण उनकी जो एनर्जी लेवल है वो भी इफ़ेक्ट होगा। तो अब इसकी एजुकेशनल नीड्स क्या होगी? अगर हम इस चीज़ को हमें क्लासरूम में अगर लेके जा रहे हैं तो ऐसे इंडिविजुअल्स को क्या क्या ज़रूरत होगी? एक्सेसिबल क्लासरूम्स हो, मतलब कि ऐसे क्लासरूम्स हो जहाँ पे एक फिज़िकल डिसेबल या फिर एक पर्सन विद फिज़िकल डिसेबिलिटी हो तो वो अपने आप जा सके बाय द हेल्प ऑफ लिफ्ट, रैम्प, उसके थ्रू वो जा सके। मॉडिफाइड फिज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम कि जो भी हमारा फिज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम है वो क्या होना चाहिए? आज की नीड को मॉडिफाइड हो, उसमें चेंजेस हुए हों। देन असिस्टिव टेक्नोलॉजी की जो एक इंडिविजुअल की नीड है वह सारी टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या उसकी मदद करे कि उसके लिए हर एक जो डिवाइस या फिर जो भी उसके लिए ज़रूरी है वो सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड की जाए और उसकी हेल्प की जाए ऐसे डिवाइसेस का यूज़ करके। अब है विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट मतलब कि जिसमें दिखाई देने में प्रॉब्लम होती है। अब विजुअल इम्पेयरमेंट क्या होता है? 90% डीफ हो सकता है, विजुअल दिक्कत हो सकती है उसे, या फिर 80%। मतलब प्रॉपर ब्लाइंड नहीं होते। विजुअल इम्पेयर्ड में होता है कि उन्हें हल्का फुल्का दिखाई देता है, चाहे वो दूर का, पास का, कैसा भी। अब इसमें क्या होता है? कैटेगरीज पहले पार्शली और टोटल ब्लाइंडनेस। क्या तो पार्शली ब्लाइंड होते हैं कि उन्हें थोड़ा बहुत दिखाई देता है, या फिर टोटली ब्लाइंड हो सकते हैं। लेकिन टोटली ब्लाइंड को हम कहते हैं ब्लाइंड बोला जाता है। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द विजुअल इम्पेयरमेंट देन वो क्या होते हैं? हमारे पार्शली ई ब्लाइंडनेस होती है उन्हें। डिफ़िकल्टी रीडिंग स्टैंडर्ड प्रिंट। अब जो हम प्रिंट कराते हैं, जो फॉन्ट होता है नॉर्मल साइज़ का, उन्हें पढ़ने में उन्हें दिक्कत आ सकती है क्योंकि उन्हें पहले दिखाई देने में उसे दिक्कत है सामने वाले को, तो उसके लिए फॉन्ट जो है वो बड़ा होना चाहिए। सेंसिटिविटी टू लाइट और नाइट ब्राइटनेस। अब अगर लाइट एकदम से चलेगी क्लासरूम में या फिर एकदम से ऑन करो तो उन्हें दिक्कत हो सकती है, या प्रॉपर डार्कनेस हो क्लास में जैसे नाइट में होता है तो वो भी उसके कॉज हो सकता है। नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, उसे दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल ही ब्लैक हो जाएगा। अब इसकी कुछ एजुकेशनल नीड्स है जैसे कि ब्रेनली मटेरियल यूज़ किया जाए, या फिर लार्ज प्रिंट बुक्स हो जिसमें प्रिंट जो कराया जाए वो लार्ज साइज़ में हो। ऑडियो लर्निंग रिसोर्सेज यूज़ किया जाए, ऐसे रिसोर्सेज किया जाए जिन्हें वो सुन के समझ सके। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, उन्हें बताया जाए कि कैसे कैसे हम पूरे सेशन में पढ़ाई करेंगे, या फिर आप कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं क्लासरूम के अंदर। तो ये सब किस में आता है? हमारे विजुअल इम्पेयरमेंट में। नाउ हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है? जिन्हें सुनाई देने में दिक्कत होती है। इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? माइल्ड टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉस की थोड़े से लेके ज़्यादा तक क्या हो सकता है? हियरिंग लॉस हो, सुनाई देने में दिक्कत हो। डिफ़िकल्टी इन स्पीच डेवलपमेंट,
स्पीच डेवलपमेंट में डिफ़िकल्टी हो, बात मुश्किल हो बात करने में, तो उसमें भी क्या होती है, दिक्कत होती है। नहीं कैसे, अगर वो सुनाई नहीं देंगे तो वो बोलेंगे कैसे, उन्हें पता ही नहीं कि उन्होंने सामने वाले ने क्या बोला, तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, वो बता नहीं पाएंगे। चैलेंजेस इन वर्बल कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन में दिक्कत आएगी। अगर सामने वाले ने क्या पूछा है, जब हमें यही नहीं पता होगा तो ये कैसे पता चलेगा कि रिप्लाई क्या देना है, तो इसमें वर्बल कम्युनिकेशन में भी दिक्कत आती है। अब बात करते हैं उनकी एजुकेशनल नीड्स की। सो एजुकेशनल नीड्स में क्या है, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर। अब हमें चाहिए होगा एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर जो उन्हें साइन लैंग्वेज के थ्रू समझा सके कि सामने वाले ने बोला क्या या फिर क्या वो कहना चाहता है। हियरिंग एड्स का यूज़ किया जाए, ऐसे डिवाइसेस यूज़ किए जाए जिसके थ्रू वो सुन सके। FM सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। कैप्शन वीडियो और रिटर्न इंस्ट्रक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं कि अगर वीडियो वो देख रहे हैं इंडिविजुअल तो वो कैप्शंस कौन करता है, ताकि उन्हें पता चला कि सामने वाला क्या बोल रहा है और उसके रिप्लाई में किसने क्या बोला, तो कैप्शन में करें, लिख के बातचीत करें, इंस्ट्रक्शन जो भी हो रिटर्न फॉर्म में हो, तो इससे क्या होगी, हियरिंग इम्पेयरमेंट को, जो हियरिंग इम्पेयरमेंट एक इंडिविजुअल को, उसको मदद होगी। नाउ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होगी, कनेक्टेड टू आवर कॉग्निशन से रिलेटेड होती है, हमारी ब्रेन फंक्शनिंग से। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में बोला हुआ बिलो एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, कि एवरेज से भी नीचे जो बिलो होता है उसमें इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग होना, मतलब उसकी जो माइंड की फंक्शनिंग है वो इतनी ज़्यादा लो हो जाना। डिलेड कॉग्निटिविटी, सोशल एंड एडेप्टेबिलिटी स्किल, दिमाग जो हमारा इतना शार्प चलता है, या फिर ये जितनी मेंटल एबिलिटीज़ है वो डिले हो जाएंगी। सोशल स्किल्स उसकी नहीं आ पाएंगी, वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा इजीली। डिफ़िकल्टी विद प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लर्निंग न्यू कंसेप्ट को सीखने में टाइम लगेगा। प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी क्या होगी, इसमें मुश्किल आएगी उस इंडिविजुअल को। अब हम बात करते हैं उसके एजुकेशनल नीड्स को। अब उसके एजुकेशनल नीड्स क्या होगी एक इंडिविजुअल की, उसको क्या होगा, सिंप्लीफाइड इंस्ट्रक्शन चाहिए होंगे, बिल्कुल सिंपल इंस्ट्रक्शन देने होंगे, स्टेप बाय स्टेप देने पड़ेंगे, लर्निंग होगी बिल्कुल हर एक चीज़ को, पहले ये करो फिर आप ये करना, फिर ये, उसे बिल्कुल छोटे बेसिक से स्टेप से स्टार्ट करके उसे लेके जाना पड़ेगा। इंडिविजुअलाइज लर्निंग प्लान्स होंगे, जैसे IEP जो उसके एजुकेशनल प्लान्स है वो उस इंडिविजुअल को देखते हुए बनाए जाने लगेंगे। लाइफ स्किल्स एंड वोकेशनल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उसे, लाइफ की स्किल्स जितनी हो गई वो बताने पड़ेंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग हमें उस इंडिविजुअल को प्रोवाइड करानी पड़ेगी। नाउ इज लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब कि सीखते टाइम हमें जो दिक्कतें आती हैं, तो इसमें क्या होता है, डिफ़िकल्टी इन रीडिंग राइटिंग और मैथ्स। हमें कहते हैं डिफ़िकल्टी आती है लिखने में, पढ़ने में, मैथ्स सॉल्व करना, अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स हो गए हमारी, उन सबको सॉल्व करने में दिक्कत आती है। पुअर मेमोरी, हमारी मेमोरी पावर बहुत लो हो जाती है, बहुत पुअर होती है। एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, सिस्टम वाइज करना, उसमें भी क्या आती है, दिक्कत आती है। नॉर्मल इंटेलिजेंस बट स्ट्रगल्स विद एकेडमिक टास्क। नॉर्मल इंटेलिजेंस होते हैं कि इंडिविजुअल में जितना ब्रेन होता है उतना ही ब्रेन उनमें होता है, लेकिन जो एकेडमिक टास्क होता है कि हमें लर्निंग वर्क मिलता है ज़्यादा, कि हम स्कूल्स में अगर जाते हैं हम एकेडमिक वर्क करते हैं तो हमें चैप्टर्स मिलते हैं लर्न करने में, तो उस चीज़ को लर्न करने में, पढ़ने में, याद करने में वहाँ दिक्कत आती है। तो इसकी एजुकेशनल नीड्स अगर हम देखें तो क्या होगी, मल्टी सेंसरी टीचिंग एड्स, मतलब ऐसे टीचिंग एड्स यूज़ किए जाए जो मल्टी सेंसरी हो, मतलब चीज़ों को ईजी बना दे और हर एक चीज़ के टीचिंग एड्स को यूज़ किया जाए, कि सुन के जो ऑडियो विजुअल एड्स होगा या फिर अलग अलग चीज़ों के लिए हम टीचिंग मेथड्स का यूज़ करें। एक्स्ट्रा टाइम फॉर टेस्ट एंड असाइनमेंट और टेस्ट जब अगर हम ले रहे हैं तो उसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड करें, क्योंकि वो स्लो बेस्ड होते हैं, उनकी जो स्पीड है वो काफ़ी स्लो होती है, तो उन्हें टाइम लगता है। और साथ में हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करें जिनसे उनकी लर्निंग एबिलिटी और ज़्यादा अच्छी हो, तो वो भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मतलब ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की हम बात करेंगे, ASD। इसमें क्या होता है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे बताई हुई है। चैलेंजेस इन सोशल इंटरेक्शन कम्युनिकेशन, इसमें जो होता है वो रिपीटेड बिहेवियर करना, बार बार बिहेवियर को रिपीट करना, सोशल इंटरेक्शन नहीं करता, लोनली रहते हैं, वो बातचीत कम करते हैं लोगों के साथ। रिपीटेटिव बिहेवियर, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं, जैसे हैंड वॉश करें तो बार बार हैंड वॉश करते ही रह जाएंगे, खा रहे तो बार बार खाएंगे, तो चीज़ क्या रिपीटेटिव बिहेवियर होगा। एंड रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट, उनका जो इंटरेस्ट होगा वो भी लिमिटेड होगा, कुछ ही टाइम पीरियड के लिए होगा, उनका रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। सेंसरी सेंसिटिव्स, इसमें कहते हैं जो उनके सेंसेस होते हैं वो भी क्या होते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं, जैसे अगर ज़्यादा लाइट हो तो उन्हें इश्यूज होने लग जाते हैं, ज़्यादा साउंड से उन्हें इशू होने लग जाता है, और टेक्सचर भी उनके लिए मैटर करता है। सब उनके लिए एजुकेशनल नीड्स क्या होंगी,
स्ट्रक्चर एंड प्रिडिक्टेबल रूटीन, ऐसे एक रूटीन बनाए रखेंगे ना, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर रूटीन बना देंगे कि पहले ये करेंगे, फिर आपको एक पूरा सिस्टमेटिक रूटीन होगा जिसके कारण उन्हें प्रिडिक्ट हो जाए कि हाँ अब इसके बाद ये करना है। कि अगर वो रिपीटेटिव बिहेवियर कर भी रहे तो उनसे क्या होगा, उनका पूरे दिन का रूटीन फॉलो अप हो जाएगा। विजुअल सपोर्ट, उन्हें देखने के लिए स्पोर्ट्स में जैसे चार्ट दे बना के उन्हें करा सकते हम चीज़ें, शेड्यूल प्रोवाइड करा के करा सकते, तो विजुअली चीज़ों को दिए ताकि उन्हें देख के उन चीज़ों को याद करके उन्हें रिपीट करते रहे। सोशल स्किल ट्रेनिंग, हम उन्हें जो सोशली इन्वॉल्वमेंट की, बातचीत करने की हम क्या कर सकते हैं, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर, अब आता हमारा जो इमोशनली और बिहेवियर डिसऑर्डर होता है, इसमें क्या होता है, डिफ़िकल्टी इन मैनेजिंग इमोशंस एंड बिहेवियर। एक इंडिविजुअल के इमोशंस को, बिहेवियर को मैनेज करने में क्या आती है, डिफ़िकल्टी आती है। एग्रेशन, एंजाइटी और विड्रोल, कि उसे एग्रेशन, गुस्सा ज़्यादा आ जाना, एंजाइटी ज़्यादा हो जाना, कई बार बहुत लो फील कर, तो वो भी क्या डिस्टर्ब होता है, वो खुद कंट्रोल कर नहीं पाते हैं। इम्पल्सिविटी एंड अटेंशन प्रॉब्लम, इसमें क्या होगा कि उन्हें अटेंशन की दिक्कत आएगी, वो इम्पल्स हो जाते हैं, एकदम से ज़्यादा हाई हो जाते हैं, एकदम से लो जाते हैं, उनकी अटेंशन में प्रॉब्लम होती है कि कभी फोकस ज़्यादा प्रोवाइड कर दिया, फिर उन चीज़ को वो अटेंशन नहीं देते ज़्यादा टाइम तक, ऐसे दिक्कतें उन्हें होती है। एजुकेशनल नीड्स क्या होगी उनकी, बिहेवियरल इंटरवेंशंस एंड काउंसलिंग, की उनका जो बिहेवियर उन्हें बताएं कि नहीं आप ऐसे बिहेव करो, काउंसलिंग प्रोवाइड्स करें। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट स्ट्रैटेजीज, अगर वो अच्छा बिहेव करे तो अच्छा पॉजिटिव रीइंफोर्स करे कि नहीं वेरी गुड आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उन्हें बार बार चीज़ों को रीइंफोर्स करें, उन्हें मोटिवेट हम जितना करेंगे उतना क्या उनमें इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। स्मॉल ग्रुप और 1-on-1 इंस्ट्रक्शन, कि छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, कि छोटे ग्रुप में क्या होगा, हर एक इंडिविजुअल पे ज़्यादा फोकस होगा, या तो छोटे छोटे ग्रुप बना दिया, फिर 1-on-1 इंस्ट्रक्शन हो कि एक टीचर हो गया, एक स्टूडेंट हो गया, ताकि वो दोनों क्या शांति से बैठ के बात कर सकते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या था हमारा इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर। अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, जैसे अटेंशन है मतलब कि इनअटेंटिव होगा, हाइपर एक्टिव ज़्यादा हाइपर हो जाता है कई बार, तो इसी के नाम से तो कैरेक्टरिस्टिक्स समझ से पता चल गई। बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। फर्स्ट क्या, इनअटेंशन, इसमें क्या होता है बच्चे को ज़्यादा देर तक अटेंटिव नहीं रह पाता, वो चीज़ों को थोड़ी देर तक ही देखता है, फिर इसके बाद वो से वहाँ से उसको इग्नोर कर देता है। हाइपर एक्टिविटी, कई बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं वो चीज़ों को लेकर, इम्पल्सिव हो जाते हैं कि उस चीज़ को लेकर ज़्यादा सोचने लगते हैं, ज़्यादा फॉलोअप करने लग जाते हैं। डिफ़िकल्टी स्टेइंग ऑन टास्क और फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, कि एक ही टास्क पर रहना उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कि वो कुछ ही टाइम उनकी क्या होती है, शॉर्ट एंगेजमेंट होती है, कि कुछ ही टाइम तक वो एंगेज रहेंगे, उसके बाद उनका वो उनका इंटरेस्ट हट जाता है, तो वो क्या होगा कि उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है कि एक ही टास्क को या फिर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना काफ़ी देर तक, तो उनके लिए प्रॉब्लम होता है। स्ट्रगल विद ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइम मैनेजमेंट, उनको ऑर्गेनाइज करने में उन्हें दिक्कत होती है, टाइम मैनेज करने में उनको दिक्कत होती है, तो इस चीज़ को उन्हें क्या लगता है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वो दिक्कत फेस करते हैं। तब इसकी कुछ एजुकेशनल नीड्स दी हुई हैं, जैसे कहता है शॉर्ट और एंगेजिंग एक्टिविटी, हम एक्टिविटीज़ छोटी रखें जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, उसके बीच बीच में ब्रेक प्रोवाइड कराते रहे, उनकी मूवमेंट अपॉर्चुनिटी हो कि पहले वो यहाँ थे बैठे थे वो सीट चेंज करता, कि अगर बार बार हम उनकी मूवमेंट भी कराएंगे तो उनका क्या इंटरेस्ट बना रहेगा। क्लियर एंड कंसिल इंस्ट्रक्शन, कि उन्हें क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए, छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन दी जाए ईजी लैंग्वेज में, ताकि वो और इंटरेस्ट अपना बनाए रखे। तो ये किसके हो गया हमारा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर मतलब कि बोलने में प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आना। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखते हैं, डिफ़िकल्टी इन आर्टिकुलेशन इन प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आना, बातचीत करने में दिक्कत आना। डिलेड स्पीच डेवलपमेंट, जो स्पीच का डेवलपमेंट है वो क्या हो जाए, डिले हो जाए, किसी टाइम लगे कि वो जो क्लियरली बोल ना पाए, इंटरेक्ट ना कर पाए, उस चीज़ में डिले होना। ट्रबल अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग लैंग्वेज, कि लैंग्वेज को यूज़ करना समझना उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आना, कि छोटे बच्चों को बहुत टाइम लगता है इस चीज़ों को सीखने में, कि हाँ इस वर्ड का मतलब ये है, उस चीज़ को समझने में, उसको यूज़ करने में क्या होना है, दिक्कत आना, वो क्या होता है स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर में होता है। अब इसकी कुछ एजुकेशनल नीड्स भी दी हुई है, जैसे फर्स्ट है स्पीच थेरेपी सेशन। स्पीच थेरेपी सेशंस में क्या होता है कि इसमें जो स्पीच है जो हमारे बोलने की है उसको ठीक करने के हम सेशंस प्रोवाइड करते हैं, प्रैक्टिसेस कराते हैं, उन्हें स्ट्रेटजीज प्रोवाइड कराते हैं ताकि उनकी स्पीच जो वो और अच्छी हो जाए। विजुअल एड्स एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड, विजुअल एड्स का यूज़ किया जाता है, कई सारे कम्युनिकेशन मेथड का उनका यूज़ करेंगे, टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन करें, उनकी जो स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर वो रिमूव हो जाए।
एनकरेजमेंट ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हमें उन्हें इंक्रेज करना है कि वो वर्बली आके इंटरेक्ट करे, कम्युनिकेट करे, नॉन वर्बली आके इंटरेक्ट करे, तो हमें क्या उन चीज़ के लिए उन्हें एनकरेज करना ताकि उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़े। नाउ इज मल्टीपल डिसेबिलिटीज, मल्टीपल डिसेबिलिटी मतलब मल्टीपल का मतलब मैनी, तो इसमें क्या होता है कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिसेबिलिटीज होती है हमारी मल्टीपल डिसेबिलिटी। यही इसकी पहले कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, क्या है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिसेबिलिटी की एक टाइम पे ये 2 या 2 से ज़्यादा डिसेबिलिटी का एक साथ होना। जैसे कि मान लो किसी को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी होगी, साथ में ब्लाइंडनेस भी होगी, तो ये क्या होगा एक ही टाइम पर 2 डिसेबिलिटी का होना, मतलब कि मल्टीपल डिसेबिलिटी है उसे। इसमें क्या होता है उसे कॉम्प्लेक्स लर्निंग होगी, फिजिकल नीड भी उसकी ज़्यादा होगी कि उसे लर्न करने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा, उसकी फिजिकल नीड्स भी और बढ़ जाएगी। और ऐसों को क्या स्पोर्ट भी ज़्यादा चाहिए होता है, तो नीड फॉर एक्सटेंसिव स्पोर्ट, उन्हें जो स्पोर्ट है वो भी क्या होगा ज़्यादा चाहिए होगा, उन पर ज़्यादा टाइम लगेगा उन्हें, ये और टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है उनके लिए। इसमें एजुकेशनल नीड्स देखें तो हाईली इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, कि एक इंडिविजुअल के लिए एजुकेशन प्लान बनाना पड़ता है इसमें, वो भी बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है इसमें, कि उसमें चीज़ें ज़्यादा चाहिए होती हैं। असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, कि ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करें जो इनके लिए बेनिफिट करे, और इक्विपमेंट्स भी उनके नीड के अकॉर्डिंग हम अडॉप्ट करें। कोलैबोरेशन अमंग मल्टीपल स्पेशलिस्ट, कि हमें क्या है जो मल्टीपल स्पेशलिस्ट है उनसे भी इंटरेक्ट करना होगा। मान लो अगर एक इंडिविजुअल को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और ब्लाइंडनेस है, तो हमें दोनों के स्पेशलिस्ट से इंटरेक्ट करके रखना पड़ेगा ताकि एक इंडिविजुअल जो बच्चा हो उसमें भी चेंजेस आए। सो लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन। Understanding the types of disability such as physical, sensory, intellectual and learning disability is essential for creating inclusive educational environment, कि अलग अलग टाइप डिसेबिलिटी के टाइप को समझने से क्या होगा हमारे एक इंक्लूसिव एजुकेशनल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हर एक की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका इन्फ्लुएंस कैसे एक इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, सबका यूनिक है कि कैसे एक इंडिविजुअल की लर्निंग और इंटरेक्शन पे इन्फ्लुएंस करता है। तो एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज नीड्स थ्रू असेसमेंट एंड ऑब्जर्वेशन अलाउज एडुकेटर टू ट्रेलर इंटरवेंशन रिसोर्सेज एंड टीचिंग मेथड। तो हमें अगर उनकी आइडेंटिफिकेशन हो जाए उनकी नीड्स की, असेसमेंट की, तो उसके थ्रू हम उन मेथड्स को, रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं ताकि उनकी लर्निंग और अच्छी हो जाए। बाय रिकॉग्नाइजिंग एंड एड्रेसिंग द यूनिक एजुकेशनल नीड्स ऑफ दीज स्पेशल फोकस ग्रुप्स, we promote equity, enhance learning outcomes and foster a more supportive and inclusive society। तो इन्हीं यूनिक जो एजुकेशनल नीड्स आ रही ग्रुप की, उनको पहचान कर हम क्या कर सकते हैं, हम इक्विटी प्रमोट कर सकते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर, लर्निंग आउटकम्स और अच्छे हो जाएंगे और एक सपोर्टिव इंक्लूसिव सोसाइटी भी क्या हमारी बनेगी। सो आई होप गाइस आप सबको समझ में आएगा आज का ये टॉपिक। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जब तक के लिए बाय बाय।